स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रो रेजिस्टर एंड इंडक्टर इन सीरीज, यानी कि हमारे पास कोई सर्किट हो जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर हमारे पास सीरीज में हो और उस सर्किट में हमारे पास एसी मौजूद हो यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट मौजूद हो, तो उस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे हमारे पास, तो यही हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास देखें, जैसे कि पहले ये लिखा हुआ है एसी करंट है, यानी कि ऐसा करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है टाइम के साथ। यानी कि अगर यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ करंट का टाइम के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे पास करंट है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। यानी कि करंट सबसे पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है जिसे कहते हैं आई नॉट, और इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और फिर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और फिर दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो इस तरह से जो करंट हमारे पास अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और साथ ही इस सर्किट में हमारे पास मौजूद है रजिस्टर। रजिस्टर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि रुकावट पैदा करती है करंट के फ्लो करने में, और उसकी इस एबिलिटी को कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, और साथ ही हमारे पास इस सर्किट में मौजूद है इंडक्टर। इंडक्टर जो है वो हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि एनर्जी स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जब उस इंडक्टर के अंदर से करंट पास हो। ठीक है, और उसकी इस एबिलिटी को यानी कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की एबिलिटी को कहते हैं इंडक्टेंस। और ये हमारे पास जो दोनों डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सीरीज में है। तो यहाँ पे अगर हम सर्किट बनाते हैं तो ये देखें, ये मैंने बनाया है इंडक्टर। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे हमारे पास मौजूद है रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और इसे हम आगे ज्वाइन कर देते हैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स से। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो हम कह देते हैं वी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें ये बताया गया है कि हमारे पास ये जो दोनों डिवाइसेस हैं सीरीज में हैं, तो सीरीज में होने पे जो हमारे पास डिवाइसेस लगी हुई होती हैं सर्किट में, उनमें से होता क्या है कि उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो पोटेंशियल है वो टोटल पोटेंशियल वी है, तो जो पोटेंशियल हमारे पास इंडक्टर के अलोंग होगा वो डिफरेंट होगा, और जो हमारे पास पोटेंशियल रजिस्टर के अक्रॉस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास इंडक्टर एल के अलोंग जो पोटेंशियल है उसे हम कह देते हैं वी एल। ठीक है, और जो पोटेंशियल हमारे पास इस रजिस्टर के अलोंग है उसे हम कह देते हैं वी आर। ठीक है, और साथ ही हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई होती हैं, तो जो इस पूरे सर्किट में हमारे पास करंट है वो एक ही होगा। यानी कि जो करंट हमारे पास इंडक्टर में से पास हो रहा है वही करंट हमारे पास रेजिस्टेंस आर में से भी पास होगा। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास जो टोटल सर्किट है उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो हमारे पास है आई। और ये जो हमारे पास करंट आई है इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो आई नॉट है वो हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पीक वैल्यू होती है करंट की। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें कि अगर जो हमारे पास रजिस्टर है उसके अलोंग पोटेंशियल वी आर क्या है, तो वी आर की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी आर इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये हमारे पास वैल्यू आई है स्टूडेंट्स ओम्स लॉ के मुताबिक। और अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें फेजर डायग्राम के थ्रू, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि एक रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, हम रेफरेंस किसको लेते हैं, करंट को। करंट को अगर हम रेफरेंस के तौर पर इस डायरेक्शन में करें तो ये हमारे पास अगर करंट है, तो जब मैं ड्रॉ करना चाहूँ वी आर को यानी कि उस पोटेंशियल को जो कि रजिस्टर के अलोंग है, ठीक है, तो वो हमारे पास इसी डायरेक्शन में आएगा। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसमें जो करंट है और जो पोटेंशियल है ये दोनों इन फेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास वी आर है जो कि है आई आर। अब इन फेज होने से क्या मुराद है कि देखें, अगर यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट की जो वेव फॉर्म है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है करंट की वेव फॉर्म। ठीक है, जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अब इसी तरह से यहाँ पे एक और वेव फॉर्म बनाती हूँ जिसके आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास वेव फॉर्म बनी है। तो स्टूडेंट्स हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज और करंट है इनकी जो पीक वैल्यूज हैं, ठीक है, जो इनकी मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो हमारे पास एक ही टाइम पे आ रही हैं। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज की जो पीक वैल्यूज हैं मैक्सिमम वैल्यूज एक ही टाइम पे आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये इन फेज हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान में कोई एंगल का डिफरेंस नहीं आ रहा।
ठीक है। अब देखें, ये तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल अलोंग आर है, जो रजिस्टर के अलोंग हमारे पास पोटेंशियल है, उसको हमने डिस्क्राइब कर लिया इस फेजर डायग्राम के थ्रू। ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल अलोंग इंडक्टर है उसकी वैल्यू क्या होती है। उसकी वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स होगी वी एल इक्वल्स टू आई एक्स एल। ठीक है। यहाँ पे जो एक्स एल है ये कहलाती है रिएक्टेंस। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस इंडक्टर के अलोंग होती है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंस, और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ओमेगा एल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है रिएक्टेंस एक्स एल का। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो एल है वो इंडक्टेंस होती है और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई वैल्यू वी एल की। अब स्टूडेंट्स इसी पोटेंशियल वी एल को हम फेजर डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाली डायग्राम थी, इसको हम नीचे करके ड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो हमारे पास इंडक्टर एल के अलोंग जो पोटेंशियल है उसको हम ठीक तरह से डिफाइन कर सकें इसी डायग्राम के थ्रू। तो स्टूडेंट्स जब हम पोटेंशियल वी एल को या फेजर डायग्राम के थ्रू देखते हैं तो हमारे पास जो उसकी डायरेक्शन आएगी वो 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री पे आएगी। यानी कि ये जो हमारे पास पोटेंशियल वी एल आएगा, ठीक है, वो हमारे पास 90 डिग्री से लीड करेगा करंट को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास है वी एल। अब ये हमारे पास लीड जो कर रहा है पोटेंशियल करंट से, अब ये लीड कैसे कर रहा है और इसका मतलब क्या है। अब देखें, अगर यही मैं ग्राफ दोबारा बनाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करंट को ड्रॉ करती हूँ कि करंट जो है 0 टाइम पे हमारे पास बिल्कुल इनिशियली 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास टाइम टी है और ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं पोटेंशियल की वेव फॉर्म बनाऊँ, पोटेंशियल हमारे पास जब 0 टाइम है तो हमारे पास बिल्कुल मैक्सिमम पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा हो, दैट मीन्स कि जो हमारे पास पोटेंशियल है वो पहले उसकी पीक वैल्यू हमारे पास आ रही है टाइम टी पे। तो दैट मीन्स कि वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है करंट आई को। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम में भी शो किया है कि जो हमारे पास पोटेंशियल वी एल है वो लीड कर रहा है करंट को 90 डिग्री से। और स्टूडेंट्स यहाँ पे अब ये देखने की बात है कि हमारे पास जो पोटेंशियल वी एल है वो लीड क्यों कर रहा है करंट से। वो लीड इसलिए कर रहा है कि जब हमारे पास पोटेंशियल बिल्डअप होगा तो तभी हमारे पास जो करंट है वो पास होगा इस इंडक्टर में से, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर होगी। जबकि जो हमारे पास रेजिस्टर होता है उसमें वोल्टेज और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि वो एक साथ ही वेरी करते हैं और इसलिए उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता। दूसरा, जहाँ तक तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास पोटेंशियल वी आर है, वी एल है, उन्हें हमने फेजर डायग्राम से देख लिया। तो इसी फेजर डायग्राम को देखते हुए अगर हम रिएक्टेंस एक्स एल और आर का यहाँ पे रिलेशन देखना चाहें तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर है वो भी इस करंट आई के अलॉन्ग ही बनेगी। ठीक है, अगर आई को हम रेफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस आर है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, इसे दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ठीक तरह से ड्रॉ हो जाए। ये हमारे पास आता है रेजिस्टेंस आर। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे पास रिएक्टेंस एक्स एल है, ठीक है, वो इस तरह से आएगी इस डायरेक्शन में, जो कि हमने देखा था कि हमारे पास वी एल की डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास है एक्स एल। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों फेजर डायग्राम्स में देखें तो हमारे पास रिजल्टेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल का हमने फेजर डायग्राम देखा था, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है इस सर्किट में वो हमारे पास आ जाएगा वी, जो कि वी एल और वी आर का रिजल्टेंट होगा और वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ये है वी, और ये जो पोटेंशियल है ये एंगल बनाएगा थीटा एस वी आर के साथ। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो फेजर डायग्राम है रेजिस्टेंस आर और रिएक्टेंस एक्स एल की, इसमें भी हमारे पास रिजल्टेंट आएगा जी, जो कि कहलाता है इम्पीडेंस। यानी कि जो हमारे पास सर्किट है उसमें जो टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है इम्पीडेंस, और ये इम्पीडेंस भी एंगल बनाएगी थीटा। अब स्टूडेंट्स इस लेक्चर से नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टोटल पोटेंशियल है उसकी मैथमेटिकली हमारे पास क्या फॉर्म आती है, और जो इम्पीडेंस है उसकी हमारे पास मैथमेटिकली क्या फॉर्म आती है। और थर्ड हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास थीटा है ये हमारे पास क्या आता है। ये थीटा कहलाता है फेज एंगल, और ये फेज एंगल हमें बताता है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो कितना लीड कर रहा है करंट से। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।